हिंदी लाइब्रेरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका लाइब्रेरियन सुरेश चंद्र अग्रवाल। हिंदी की जो चैनल आती हैं यूट्यूब पे, उस पर एक चैनल है लाइफ ज्ञान, तो उसी से हम सीधा एपिसोड आपको एक दिखा रहे हैं। ये 9 हैं फिक्शन बुक्स, उनके बारे में रिव्यू है एक तरह का, आपको अपील करेगा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप बुक्स ना पढ़ते हों तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही आशय है हमारे इस चैनल का कि लोगों को फिर से बुक्स पढ़ते हुए प्रेरित किया जाए। पहले लोग बहुत बुक्स पढ़ते थे, लेकिन पिछले 20 सालों से लोगों का बुक्स पढ़ना, जब से मोबाइल आए हैं, कम होता गया है। मेहरबानी करके बुक्स पढ़िए, इनसे नॉलेज मिलती है, किन परिस्थिति में आप कैसे बर्ताव करेंगे इसका ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान आप अगले जनरेशन को बांट सकते हैं। तो प्लीज़ बुक्स पढ़िए और ये एपिसोड जो हैं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड। इन 9 फिक्शन बुक्स ने मेरी लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया कि मैं आपसे जेलस हूँ कि आप इनको पहली बार पढ़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को पढ़ते हैं तो आप बहुत अमेजिंग बुक्स को मिस कर रहे हैं, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकती हैं और आपको इंटेलेक्चुअल बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो आपके लिए है द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर। ये स्टोरी है चार्ली की, जो एक शाई और इंट्रोवर्टेड हाई स्कूल फ्रेशमैन है और उसको सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन भी है। वो कुछ लेटर्स लिखता है हमको, द रीडर, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है स्कूल के, नए फ्रेंड्स बनाने के और अपने ट्रॉमा के बारे में। ये बहुत रॉ और ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल है टीनेज लाइफ का। हम सब ने टीनेज ईयर्स में स्ट्रगल किया होता है और इसीलिए ये बुक बहुत रिलेटेबल है। इसमें हैवी थीम्स भी हैं, जैसे मेंटल इलनेस, अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज, लेकिन एंड में एक पॉजिटिव मैसेज उभर के आता है। चार्ली के स्ट्रगल से आप रिलेट कर पाओगे अगर आप भी कभी आउटसाइडर जैसा फील किए हो। ये बुक हमें सिखाती है कि क्यों हमें लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और कैसे आपकी कोई छोटी अच्छाई किसी की लाइफ बचा सकती है। मैंने ये बुक पढ़ी थी जब मैं स्कूल में था और मैं भी एक आउटसाइडर जैसा फील करता था। इसने मुझे होप दिया, ये फील कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। और इस पे एक मूवी भी बनी है स्टारिंग एमा वॉटसन। और फन फैक्ट, ये सीन मेरे टॉप 5 फेवरेट मूवी सीन्स में है। लेकिन अगर आप फील करते हो कि आपको कोई समझता नहीं है और आपके अंदर बहुत टैलेंट्स छुपे हुए हैं, तो आपके लिए जॉनथन लिविंगस्टन सीगल परफेक्ट है। ये स्टोरी है एक सीगल की जिसका नाम है जॉनथन, जो बोर हो चुका है अपने डेली रूटीन से और उसको कुछ बड़ा करने का मन करता है। वो अपने लिमिट्स को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को पुश करता है और फास्टर और हायर जाने के लिए, और इस प्रोसेस में वो एक बहुत डीप सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस डिस्कवर करता है। इस बुक की थीम है सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ। ये हमें इनकरेज करती है अपने लिमिटेशंस को छोड़ने की और अपने पैशंस और ड्रीम्स के पीछे जाने की, चाहे और लोग उसको सपोर्ट ना भी करें। ये हमें इंस्पायर करती है क्यूरियस और एडवेंचरस बनने के लिए, रिस्क लेने के लिए और हर चीज अपना बेस्ट करने की कोशिश करने के लिए। जॉनथन अपनी जर्नी पे बहुत सारे चैलेंजेस और सेटबैक्स फेस करता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। वो हमेशा उनसे सीखता है और अपने आप को पुश करता है और बेहतर बनने के लिए, और ये हमें इंस्पायर करता है वही चीज़ अपनी लाइफ में करने के लिए। ये बुक हमें लाइफ की स्टेजेस के बारे में भी बताती है, जॉनथन की लाइफ की एवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन लोग या सोसाइटी हमेशा नॉर्मली नहीं बिहेव करते हैं, और ये क्यों होता है ये आप समझ सकते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से। ये स्टोरी है ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्कूल बॉयज की, जो एक आइलैंड पे फंस गए थे एक प्लेन क्रैश के बाद। पहले तो वो कोशिश करते हैं एक ऑर्डर और सिविलाइजेशन बनाने की, लेकिन जैसे टाइम आगे जाता रहता है वो अपने बेसिक नेचर वायलेंस पे आ जाते हैं और उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक की थीम है इस बुक का कि सिविलाइजेशन बहुत फ्रैजाइल है और वो कभी भी टूट सकता है केओस और वायलेंस में। ये बुक हमें दिखाती है कि हम सब के अंदर इविल होने का पोटेंशियल होता है। हमें भीड़ चाल से क्यों बचना चाहिए और हमें इंडिपेंडेंट थिंकर क्यों बनना चाहिए, ये आपको इस बुक को पढ़ के समझ में आएगा। एक और इम्पोर्टेंट थीम है इस बुक में लॉस ऑफ इनोसेंस। ये बच्चे शुरुआत में बहुत इनोसेंट थे, लेकिन उस आइलैंड पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसने उनको बदल दिया। उनको अपनी मौत के बारे में सोचना पड़ता है और हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है, और बहुत ही जल्दी उनका इनोसेंस खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें फिक्शन बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा पॉजिटिव नहीं होती और डार्क स्टोरीज पढ़ के हम लोगों को और सोसाइटी को और समझ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग तब भी सोचते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो उनको कैंडिड पढ़नी चाहिए। कैंडिड स्टोरी एक यंग और नाइव लड़के की, जिसको अपने कैसल से निकाल दिया जाता है और वो एक जर्नी पे जाता है अपने ट्रू लव को ढूंढने की। उसकी जर्नी में उसके साथ बहुत बुरी चीजें होती हैं,
हैं, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स और पर्सनल ट्रेजेडी। और सारी जर्नी में वो हमेशा कोशिश करता है पॉजिटिव रहने की, और वो हमेशा किसी भी सफरिंग को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करता है, और वो बहुत इनोसेंटली सोचता है कि हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। ये बुक वोल्टेयर ने लिखी थी फिलॉसफी ऑफ ऑप्टिमिज्म को क्रिटिसाइज करने की। वो हमें दिखाना चाहते थे कि क्यों हमेशा पॉजिटिव सोचना सही तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। वो हमें चैलेंज करते हैं अपने खुद के अजम्पशंस को क्वेश्चन करने की, और वो हमें नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस स्टोरी में कैंडिड अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है जो उसके अलग अलग बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। और हाँ, कैंडिड फाइनली अपने ट्रू लव क्यूनेगॉन्ड से मिल जाता है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई होती हैं, और कैंडिड अपने लव की फीलिंग्स भी क्वेश्चन करने लगता है। कैंडिड में वैसे प्यार बहुत बड़ा थीम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बुक नॉर्वेजियन वुड में वो बहुत ही बड़ा थीम है। अगर आप ब्रेकअप के बाद रोना चाहते हो तो ये जरूर पढ़ना। इस बुक की स्टोरी है टोक्यो में इन द 1960s, और वो फॉलो करती है तोरू वतनाबे को। तोरू एक कॉलेज स्टूडेंट था जो बहुत डीपली अफेक्ट हुआ था अपने बेस्ट फ्रेंड के सुसाइड के बाद, जिसका नाम किजुकी था। लेकिन तोरू को किजुकी की गर्लफ्रेंड से प्यार होने लगा, जिसका नाम नाउकू था, जो खुद ग्रीफ और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी। जैसे वो दोनों पास आते गए, उनको एक दूसरे के साथ एक सुकून मिलता था, लेकिन उनकी रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत की वजह से साथ में आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस बुक की मुझे ये लगी कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस प्यार का कैसे दिखाता है। मुराकामी की राइटिंग से आप कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझ पाएंगे। सारे कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, उनके फ्लॉज और इम्परफेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो हमें और रिलेटेबल लगते हैं। इस बुक में मेंटल इलनेस को भी बहुत एक्सप्लोर किया गया है। नाउकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी डिप्रेशन के साथ, और तोरू उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता था, और इसमें बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक भी होता था। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ लॉस और ग्रीफ की नहीं है, ये स्टोरी है लव और होप की भी। इस नॉवल में लव, सेक्स और रिलेशनशिप्स एक बहुत फ्रैंक और ऑनेस्ट तरीके से डिस्कस किया जाता है, और इसीलिए मुझे फिक्शन रीड करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमें ऐसी जगहों पे ले जाता है जिसके बारे में सोसाइटी बात नहीं करती है। यह हमें खुद के इमोशंस एक और गहरे लेवल पे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से कुछ बुक्स हैं जो हमको पॉलिटिक्स समझने में भी हेल्प करती हैं, जैसे 1984। ये एक डिस्टोपियन नॉवल, एक टोटलिटेरियन रिजीम की, जो लोगों के लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। ये स्टोरी विंस्टन स्मिथ को फॉलो करती है, जो एक लो रैंकिंग मेंबर होता है पार्टी का, जिसके दिमाग में कुछ कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस आने लगते हैं। और विंस्टन जितना सच के पीछे जाता है, उतना उसको पार्टी के प्रोपेगेंडा के बारे में पता चलता है, और सर्वेलेंस स्टेट की सच्चाई समझ में आती है। जॉर्ज ऑरवेल हमें इस बुक से डेंजर्स ऑफ डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म समझाना चाहते हैं। वो हमें प्रोपेगेंडा की पावर के बारे में समझाते हैं कि कैसे लोग इतने ब्लाइंड हो जाते हैं। इस बुक में टेली स्क्रीन्स होते हैं जो लोगों के हर चीज को मॉनिटर करते हैं, और एक थॉट पुलिस भी होती है जो उन लोगों को पनिश करते हैं जो थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करते हैं। इस बुक की दुनिया में इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग बिल्कुल इलीगल होते हैं। इस बुक में दिखाया जाता है कि कैसे फैक्ट्स को ट्विस्ट और मैनिपुलेट किया जाता है ताकि पावरफुल लोग अपनी गद्दी बचा सके और हम लोगों को कंट्रोल कर सके। इस तरह की बुक पढ़ के आपको लगने लगेगा कि क्या सच में सारे पॉलिटिशियंस पागल होते हैं? क्या वो इतने क्राइम्स कमिट कर लेते हैं बिना किसी गिल्ट के? और क्या उनके लिए कोई होप है? इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको क्राइम एंड पनिशमेंट में। ये बुक बहुत ही फेमस रशियन ऑथर फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की ने लिखी है, जिसमें एक स्टूडेंट रास्कोलनिकोव एक बहुत बुरा क्राइम करता है और उसको उसके साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। रास्कोलनिकोव एक शॉपकीपर का मर्डर कर देता है और उसको लगता है कि उसने सही काम किया है क्योंकि वो करप्ट और ऑप्रेसिव था। लेकिन जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, रास्कोलनिकोव का गिल्ट और बढ़ता जाता है और वो उसको पूरा खा जाता है। वो अपने क्राइम से भाग नहीं पाता है और वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस बुक में होती है रास्कोलनिकोव की रिलेशनशिप सोनिया के साथ, जिसको प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। सोनिया एक सिंबल ऑफ रिडेम्पशन बन जाती है रास्कोलनिकोव के लिए और वो ऑलमोस्ट अपने क्राइम्स के लिए पश्चाताप करने का एक तरीका ढूंढना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इस बुक को पढ़ने का। ये ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करता है। ऑथर हमें दिखाते हैं कैसे कोई नॉर्मल इंसान एकदम से इतना बड़ा क्राइम करके पागल होने लगता है, और जैसे जैसे आप उसके थॉट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे आप एक पागल इंसान को भी समझने लगते हैं। जब मैंने ये बुक पढ़ना खत्म कर लिया था तो कुछ दिन में काफी अजीब से स्टेट में था, क्योंकि ये काफी डीप, थॉट प्रोवोकिंग और भारी बुक है। और इस तरह की बुक पढ़ने के बाद परफेक्ट होगा कि आप दी अल्केमिस्ट पढ़ें। दी अल्केमिस्ट स्टोरी है सैंटियागो की, जो एक यंग शेपर्ड होता है और उसका सपना होता है ट्रेजर ढूंढने का इजिप्शियन पिरामिड्स के नीचे। अपनी जर्नी में वो बहुत सारे कैरेक्टर से मिलता है जो उसको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ समझने में हेल्प करते हैं और इम्पोर्टेंस सिखाते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का। सैंटियागो एक अल्केमिस्ट से मिलता है जो उनको प्रिंसिपल्स ऑफ अल्केमी सिखाते हैं और उसको अपने अंदर ट्रेजर डिस्कवर करना सिखाते
सिखाते हैं। अल्केमिस्ट सांटियागो को एनकरेज करता है कि तुम अपनी दिल की सुनो, और फाइनली वो अपनी डेस्टिनी को हासिल कर लेता है। सांटियागो ये सीखता है कि उसके ड्रीम्स रैंडम नहीं होते हैं, बल्कि वो यूनिवर्स का एक तरीका है उसको अपने ट्रू पर्पस को डिस्कवर कराने का। ये मैसेज बहुत लोगों से रेजोनेट करता है, क्योंकि हम सब लोगों के ड्रीम्स हमको एग्जैक्टली पता नहीं होते कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमें अंदर से फील होता है कि हमें कुछ बड़ा करना है। इस बुक में ये भी दिखाया जाता है कि यूनिवर्स में हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर इंसान का एक रोल होता है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। ये बहुत ही स्पिरिचुअल आइडिया है, और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को डायरेक्टली एक्सप्लोर करना है तो मैं कहूंगा कि आप सिद्धार्था पढ़ें। ये स्टोरी है सिद्धार्था की, जो एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पे जाता है। ये एंशिएंट इंडिया में बेस्ड है, और इस बुक में सिद्धार्था अलग अलग लोगों से मिलता है और अपने आप को समझता है और आसपास की दुनिया को समझता है। इस बुक में सिद्धार्था का बुद्धा के साथ भी एक एनकाउंटर होता है, बहुत सारे साधुओं से मिलता है, और फाइनली वो उनकी सारी टीचिंग्स रिजेक्ट कर देता है अपनी खुद की पाथ टू एनलाइटनमेंट ढूंढने के लिए। सिद्धार्था ये रियलाइज करता है कि यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है और सिर्फ एक ही तरीका है दुनिया को समझने का, वो है कि आप अपने आप को पहले खुद समझो। ये बुक हमें दिखाती है कि हमें कैसे खुद एनलाइटनमेंट ढूंढना होगा, खुद स्पिरिचुअल टीचिंग समझनी होगी, ना कि ब्लाइंडली किसी भी टीचर को फॉलो करना होगा। ये कहानी हमें बताती है कि द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये बहुत ही पर्सनल होती है, और ये आपको खुद के एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से ही समझनी होगी।